हेलो गाइस। सो जो ये ओके हेलो। ओके या सो या ये जो वीडियो है, आज का वीडियो है एंथ्रोपोलॉजी का पहला वीडियो है। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का मैं वीडियोस बनाने जा रहा हूँ। ये सीरीज में एंथ्रोपोलॉजी का जो यूपीएससी सिलेबस है उसमें सिलेबस के एक एक यूनिट्स को पकड़ के यूनिट 1.1 1.2 1.3 ऐसे करके पूरा सिलेबस पेपर 1 पेपर 2 का मैं कवर करने वाला हूँ। सो आज का जो वीडियो है वो इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, एंथ्रोपोलॉजी के बारे में थोड़ा समझेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी एज एज एन ऑप्शनल आपको क्यों लेना चाहिए यूपीएससी में। वाई एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल, ये हम समझेंगे आज। और उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट हो जाएंगे, सिलेबस में घुस जाएंगे। ठीक है। सो ओके, वाई एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल। जैसा कि देख सकते हैं, वाई इज इट अ गुड ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारा कजिन है, हमारा भाई चिंपैंजी, वो भी सोच रहा है कि एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल लिया जाए कि नहीं अगले अटेम्प्ट में, क्योंकि इसके पहले वो दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के साथ अटेम्प्ट कर चुका है, मजा नहीं आया उसको। सो व्हाई एंथ्रोपोलॉजी इज अ गुड ऑप्शनल सब्जेक्ट इन यूपीएससी, इतना डिमांड में क्यों है? नॉट जस्ट यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्जाम्स होती हैं, वेदर इट इज उत्तर प्रदेश, वेदर इट इज वेस्ट बंगाल, वेदर इट इज बिहार, वेदर इट इज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जहां भी हो रहे हैं, लोग एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल को ज्यादा से ज्यादा चूज कर रहे हैं और रिजल्ट भी आ रहे हैं। या सो व्हाई, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। पहला पॉइंट जो ज्यादातर लोग, अब अगर किसी को पूछेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी क्यों लिया, बोलेगा कि उसका सिलेबस छोटा है उसलिए ले लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये आपका रीजन है तो बिल्कुल आपको ये रीजन के चलते एंथ्रोपोलॉजी सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। दिस इज नॉट अ रीजन, बिकॉज एक्चुअली सिलेबस छोटा नहीं है। इमेजिन कीजिए, यूपीएससी एक ऐसी बॉडी है जो इतने बड़े, जो सबसे बड़ा जॉब है सरकार के अंडर, उसके लिए लोगों को हायर कर रही है। और उसमें अगर ऐसा अनफेयर सिस्टम हो कि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के ऑप्शनल के सब्जेक्ट सिलेबस बड़ा हो, कुछ का छोटा हो, तो ये अनफेयर हो जाएगा। नो, अनइक्वल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेगा। यूपीएससी जैसी बॉडी ऐसा नहीं कर सकती है। अगर आप ज्योग्राफी या हिस्ट्री के सिलेबस को पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे और एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस को पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स में आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। सिलेबस का लेंथ वैसे छोटा नहीं है। ये एक मिथ है कि उसका सिलेबस छोटा है, लेकिन एक रियलिटी ये है कि उसका सिलेबस छोटा लगता है, विच इज वेरी गुड। क्यों ऐसा होता है? अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या फिर सोशियोलॉजी या फिर ऐसी कोई सब्जेक्ट्स को भी उठा लीजिए, तो ये काफी पुराने सब्जेक्ट्स हैं, काफी पुराने सब्जेक्ट्स हैं। फिलोसोफर्स का कब से है? एरिस्टोटल के टाइम से फिलोसफी चल रही है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये भी सेवरल सेंचुरीज बीसी, 2000 2,500 से ये सारे सिलेबस पैदा हो चुके हैं और उनके ऊपर तर्क वितर्क कुतर्क चल रहे हैं। आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट, कोई इसको काउंटर करता है, फिर कोई इसको काउंटर करता है, फिर एक नई थ्योरी आ जाती है, एक नया ऑथर आ जाता है। इस तरह से थ्योरीज पे थ्योरीज होते होते ये जो पुराने सब्जेक्ट्स हैं ये काफी बल्की हो गए हैं। तो यूपीएससी में जो पॉइंट वाइज सिलेबस लिखा हुआ है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जब आप पढ़ने जाते हैं तो आपको डिफरेंस लगता है। कैसे डिफरेंस लगता है? बिकॉज सिलेबस, ये सब्जेक्ट जो है काफी नया है। ये सब्जेक्ट 1880s 1880 के आसपास ये सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, एज एन ऑफिशियल फॉर्मल सब्जेक्ट। तो तकरीबन कितने साल हुए? ज्यादा साल नहीं हुए। 1880 अगर है तो मान लीजिए 150 साल भी नहीं हुए हैं इस सब्जेक्ट को। तो उसलिए होता यह है कि ये सब्जेक्ट इतना पुराना नहीं है कि इसमें बहुत सारे व्यूज, बहुत सारे फिलोसोफर्स, बहुत सारे व्यूज, काउंटर व्यूज, थ्योरीज, काउंटर थ्योरीज, वो इसमें अभी तक नहीं पैदा हुई हैं, आस्ते आस्ते हो रही हैं। काफी टाइम लगेगा इस सब्जेक्ट में बहुत सारी हिस्ट्री या ज्योग्राफी जैसी बहुत सारी थ्योरीज आने के लिए। एंथ्रोपोलॉजी में अभी काफी टाइम है। जब आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने जाते हैं तो बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर कि ये सब्जेक्ट ज्यादा पुराना नहीं है, इसीलिए ज्यादा व्यूज नहीं है, ज्यादा ओपिनियंस और फिलोसफीज नहीं है, इस वजह से बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स नहीं है। कंपेयर टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स कम होते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं हिस्ट्री ऑप्शनल की बात करता हूँ, मैं मॉडर्न इंडिया के लिए अगर मैं पढ़ता, इंडिया आफ्टर गांधी, तो कोई बोलता नहीं, वो काफी नहीं है, काफी पुराना हो गया वो, आप बिपान चंद्र पढ़ो। बिपान चंद्र पढ़ूं तो कोई बोलता है अरे ये तो बायस्ड है, वो इट इज मोर बायस्ड टुवर्ड्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो नेहरू एंड गांधी फैमिली की तरह थोड़ा सा ये बायस्ड है, तो आप उसको मत पढ़िए। आप अनबायस्ड पढ़ना है तो आप स्पेक्ट्रम पढ़िए।
तो स्पेक्ट्रम पढ़ूंगा तो कोई बोलता है यार स्पेक्ट्रम तो जनरल स्टडीज के लिए, जीएस के लिए, पॉइंट वाइज दिया हुआ है, नॉट गुड फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट। आप एक काम करो, आप प्लासी टू पार्टीशन पढ़ो, शेखर बंदोपाध्याय का। इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद भी कुछ एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कुछ ऐसा एक कोटेशन दे देता है एक्सप्लेन करने के लिए, जो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। सो इट इज, क्यों ऐसा है? बिकॉज मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर इतनी सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं कि आपको सारी किताबें पढ़ने के बाद भी कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू मिस हो जाएगा। बट एंथ्रोपोलॉजी में ऐसा नहीं है, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स है, हर एक पार्ट ऑफ द सिलेबस के लिए एक किताब पढ़नी है आपको। आपको आर्कियोलॉजी के लिए एक किताब पढ़नी है, थ्योरी के लिए एक किताब, मतलब जस्ट हर एक पार्ट के लिए, सोशल एंथ्रोपोलॉजी के लिए, या फिर कल्चरल एंथ्रोपो सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के लिए, या फिर आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए, या फिर आपको फिजिकल या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए, जो भी या फिर ट्राइबल पार्ट के लिए, सबके लिए एक एक किताबें हैं, जस्ट वन। और किसी भी किताब को कवर टू कवर 100% नहीं पढ़ना है, सेलेक्टेड पार्ट्स ही पढ़ने हैं। तो नंबर ऑफ रिसोर्सेज, नंबर ऑफ बुक्स बहुत कम है, एंड दिस इज द रीजन आप देखोगे कि सिलेबस को आप जल्दी से खत्म करके मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो, जो कि बाकी ऑप्शनल्स में नहीं होता है। ये जो रिवीजन वाली बात है, रिवाइजेबिलिटी, इसके ऊपर मैं दोबारा आऊंगा, आई विल कम बैक टू दिस। सो पहला फैक्टर ये है कि ऑन पेपर सिलेबस छोटा नहीं है, बट नंबर ऑफ बुक्स काफी कम है, जिससे सिलेबस आप जल्दी खत्म कर सकते हैं। ऐसे भी एग्जाम्पल्स मैंने देखे हैं जिन्होंने प्रीलिम्स के बाद ऑप्शनल पढ़ना शुरू किया और खत्म करके अच्छे मार्क्स भी ले आए। ठीक है, बट सिर्फ लेने से नहीं हो जाता है ऑप्शनल, उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है, जो हम देखेंगे। इंटरेस्टिंग सिलेबस, ये पॉइंट नंबर 2 है, बहुत इंटरेस्टिंग सिलेबस है। देखिए, आप क्या होता है कि आपने एक सब्जेक्ट चूज कर लिया एज एन ऑप्शनल, कोई भी आज तक सब्जेक्ट को एक बार पढ़ के टॉपर नहीं बना है। टॉपर बनने के लिए आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ता है। अगर सब्जेक्ट आपको अपीलिंग, इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, अगर सब्जेक्ट आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है, पुल नहीं करता है, कि रोज सुबह किताब खोलने का मन नहीं करता है आपको, तो आप मत लीजिए। क्योंकि आप एक बार रीड करेंगे और रीड करके बोर हो जाएंगे, फिर रिवीजन का मन नहीं करेगा। जब रिवीजन करने बैठेंगे तो पढ़ने के बोले अरे यार ये पार्ट थोड़ा सा बोरिंग है, आज रहने देता हूँ, दूसरा पार्ट पढ़ लेता हूँ, या फिर थोड़ा सा रिवाइज करके छोड़ देंगे, नेक्स्ट टाइम फिर थोड़ा सा रिवाइज करके छोड़ देंगे। हर बार क्या होगा, आप रिवीजन के लिए बैठेंगे, स्टार्टिंग के 3-4 यूनिट पढ़ के बोर होके छोड़ देंगे, 3-4 यूनिट पढ़ के बोर होकर छोड़ देंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि आपके पहले के 3-4 यूनिट ही मल्टीपल टाइम्स रिवाइज हो जाएंगे और बाकी सिलेबस रह जाएगा धरा का धरा। सिलेबस इतना, सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होना चाहिए जो आपको बार बार अट्रैक्ट करे रीड करने के लिए, जो कि एंथ्रोपोलॉजी में है। काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें इतना कुछ मिक्स किया गया है, फैमिली, मैरिज, सोशल पार्ट भी बहुत ब्यूटीफुली है, ट्राइबल इंडिया का पार्ट है इसमें, उसके बाद फिर आपकी आर्कियोलॉजी है, इसमें आपका ह्यूमन इवोल्यूशन है, कैसे हम इवॉल्व किए एज ह्यूमंस। सो मेनी थिंग्स आर देयर, अमेजिंग। डिफेंस की डिजाइनिंग, बहुत कुछ है इसमें, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। तो ये सिलेबस, आप ये सब्जेक्ट आपको फोर्स करेगा कि इसको रीड करें और रिवाइज करें, आपको मजा आएगा। तीसरा पॉइंट, नो रॉकेट साइंस। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी, विज्ञान, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, डीएनए, बाप रे बाप, मैं तो आर्ट्स बैकग्राउंड का हूं, मुझसे नहीं होगा। बट आप एक बार चेक करें, जो बंदे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल लेते हैं उसमें कितने बंदे साइंस बैकग्राउंड के होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द गाइज आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, जिन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, बाकी सब्जेक्ट्स को ट्राई करने के बाद फिर इसमें आ गए हैं। मेरा खुद का इंग्लिश ऑनर्स था। सो ऐसे करके देयर आर पीपल हु हैव स्टडीड ह्यूमैनिटीज, बट उसके बाद फिर इसमें आके फिर भी इसको एस कर लेते हैं, आराम से इसमें अच्छा कर लेते हैं, बिकॉज इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें आपका अगर बेसिक थोड़ा साइंस में इंटरेस्ट है, थोड़ा आपको बायोलॉजी में हल्का फुल्का इंटरेस्ट है, तो हो जाएगा। इसमें जो जेनेटिक्स के सवाल आप पूछे जाते हैं बहुत हाई एंड नहीं होते, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल, जो बुक्स में इजीली अवेलेबल है। कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत इजी है। और सिर्फ साइंस ही नहीं है, इसमें ह्यूमैनिटीज भी है, सब कुछ मिक्स हुआ है। सो मेनी थिंग्स आर मिक्स्ड कि आपको मजा भी आएगा और डिफिकल्ट भी नहीं लगेगा और आप बोर भी नहीं होंगे। लेकिन एक थोड़ा सा एक कैच ये है, ये कैविएट बोलते हैं उसको अच्छे से इंग्लिश में, देयर इज अ कैविएट या देयर इज अ कैच, या फिर इसमें एक पॉइंट है जो आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, कि सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल ले लेने से ही मैं टॉप कर जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। जस्ट आपने एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल चूज कर लिया फॉर्म फिलअप करते वक्त, तो मेरे 300 के ऊपर आ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, बट इसमें मेहनत का आपको फल मिलेगा, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स इन दिस सब्जेक्ट मेहनत करने के बाद। क्यों?
क्योंकि इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज है। जैसा कि मैंने बताया, पहला चीज जो मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी, उसमें फिर एक और पॉइंट पॉइंट ये है कि डायग्राम्स बनाने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है इसमें। हर एक आप मैक्सिमम आंसर्स में डायग्राम बना सकते हो, और डायग्राम्स में आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। हर एक डायग्राम आपके आंसर को 0.5 या 1 नंबर या 1.5 नंबर ज्यादा दिला सकता है। ओवरऑल जब आप टोटल करेंगे तो आपका नंबर काफी अच्छे हो जाएंगे। और डायग्राम्स में लोग कहेंगे कि यार, हमने सुना है कि चिंपैंजी का स्कल बनाना पड़ता है, या इंडिया का मैप बनाना पड़ता है। कैसे बनाएंगे चिंपैंजी का स्कल? इंसान का स्कल हम कैसे बना सकते हैं? बहुत डिफिकल्ट है। हमें तो ड्राइंग भी नहीं आती, हम आर्टिस्ट नहीं है। आर्टिस्ट होने की जरूरत भी नहीं है, बहुत सिंपल से डायग्राम बनाने पड़ते हैं, बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में डायग्राम बनाने पड़ते हैं। मैं आपको कुछ डायग्राम्स बना के दिखाऊंगा। अगर मैं आपको पहले चिंपैंजी का स्कल कितना सिंपल होता है देखिए। चिंपैंजी या ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो भी हमारे एंसेस्टर्स थे या कजिन्स है, उनका अगर बनाना पड़े तो एकदम सिंप्लीफाइड वे में हो गया। इसमें और कुछ नहीं है। दिस इज द चिंपैंजी का स्कल। या इसमें मैं थोड़ा सा अगर ऊपर में ऐसे ऊंचा कर दूंगा तो ये गोरिल्ला का स्कल भी हो जाएगा। अब इसको आपको लेबल कर देना है। लेबलिंग कैसे करनी है, डायग्राम को और इफेक्टिव वे में कैसे प्रेजेंट करना है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस में बनाऊंगा मैं वीडियोस। इसको आपको लेबलिंग कर देना है। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो हैं स्कल में, उसको आपको लेबलिंग कर देनी है। ठीक है। सो ऐसे करके आप लेबलिंग कर देंगे, ये डायग्राम हो जाएगा। इसको एक बॉक्स में डाल देंगे, डायग्राम को चारों तरफ एक बॉक्स बना देंगे, और बस 5 सेकेंड से 10 सेकेंड। ठीक है। इस तरह से सारे स्कल, सारे जो डायग्राम्स हैं जो आपको हो सकता है दिखने में डिफिकल्ट लगे, सबका सिंप्लीफाइड वर्जन बहुत ईजी है सीखना। मैं अपने क्लासेस में जो लेक्चर्स होंगे उसमें मैं हर डायग्राम का सिंप्लीफाइड वर्जन ऐसे दिखा दूंगा। ठीक है। और इसके जो भी पार्ट्स हैं आप इसको लेबल कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है। ब्राउ रीजेस है ये। ठीक है। ऐसे करके इसका हेवी जॉ है, इसके जो है सामने इंसिजर्स निकले हुए हैं, और यहाँ पे बीच में गैप है जिसको यू नो सो इस तरह से सारे डायग्राम्स बनाए जा सकते हैं। अच्छा। और उसके बाद इंडिया मैप। इंडिया मैप या वर्ल्ड मैप बनाना हर एक एस्पिरेंट को आना चाहिए, 10 सेकेंड से 12 सेकेंड के अंदर बनाना। बिकॉज कहाँ पे आपको इंडिया मैप बनाने का आ जाएगा या कहाँ वर्ल्ड मैप बनाने की का अपॉर्चुनिटी आ जाएगा आपको पता नहीं, किसी भी आंसर में आ सकता है। एज सिंपल एज मान लीजिए एक ट्राइब्स के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया। कुछ एक ट्राइब्स है, मान लीजिए पैस्टोरल ट्राइब्स जो एनिमल्स रियर करते हैं, पैस्टोरल ट्राइब्स के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया आपको। जनरल स्टडीज में भी आ सकता है, एंथ्रोपोलॉजी में भी आ सकता है। तो आपने क्विकली एक इंडिया का डायग्राम, नॉर्थ ईस्ट अच्छे से बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ट्राइबल इंडिया स्टडी कर रहे हैं, सो यू शुड बी फेयर विथ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर नहीं करना है आपके डायग्राम में, ज्यादातर लोग करते हैं। देखिए ये डायग्राम बनाने में मुझे 10 सेकंड लगा, जबकि मैं यूज कर रहा हूँ ये पेन टैबलेट, जो कि एक मैकेनिकल डिवाइस है जो बहुत अच्छी क्वालिटी की भी नहीं है, बहुत सबसे सस्ती वाली पेन टैब है ये। और ये पेन जो टच करने से डायग्राम बनता है, जो कि काफी स्मूथ है, फिसलता रहता है, तो डायग्राम इस पे बनाना डिफिकल्ट होता है। अगर आप एक जो आंसर शीट होती है जो कि रफ कागज होता है, उसके ऊपर आप पेन या पेंसिल से बना रहे हैं, दैट इज वे इजियर, मच इजियर। इसे काफी आसान है इसे बनाना। इसे बनाना डिफिकल्ट है, फिर भी इतनी आसानी से बन गया। ठीक है। आप इसको लेबल कर देंगे डिफरेंट ट्राइब्स, कौन सी ट्राइब्स, बकरवाल गद्दीज यहाँ पे हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर आपके तोडाज यहाँ पे हैं। ठीक है। आपका जो गुजरात में जो है ट्राइब्स, मालधारीज यहाँ पे हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आपका भोटियाज यहाँ पे हैं। ठीक है। आपका वो जो मोनपास लद्दाख में यहाँ पे हैं। ये सारे एनिमल रियरिंग ट्राइब्स है, आपने अच्छे से लेबल कर दिया, उसको आपने एक बॉक्स में डाल दिया। ठीक है।
सो ये डायग्राम्स बनाना बहुत ईजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप आराम से बना सकते हैं। वर्ल्ड मैप भी आप 20 सेकंड के अंदर बना सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा मेरे चैनल पे। इंडिया मैप के ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो है, वर्ल्ड मैप के ऊपर मैं बना दूंगा एक वीडियो, जो आप 15 से 20 सेकंड में वर्ल्ड मैप बना सकते हैं आराम से, आराम से, अच्छा वाला वर्ल्ड मैप। एंड सी दिस इज अ वेरी डिसेंट, बहुत अच्छा सा मैप है ये, जो काफी कम टाइम में बनाया मैंने। मैंने ऐसे भी देखा है कि लोगों ने ऐसे मैप बनाए हैं। इंडिया मैप ऐसे भी बनाते हैं लोग, ठीक है। अब आप बनाइए, बताइए कि अगर एक ऐसा मैप है एक आंसर शीट में, और एक आंसर शीट में ऐसा मैप है, विच मैप इज गोइंग टू, विच डायग्राम इज गोइंग टू इम्प्रेस द एग्जामिनर, और कौन से में एग्जामिनर इम्प्रेस होके 2.5 मार्क, सॉरी, हाफ मार्क या एक मार्क्स ज्यादा किस में देगा, इसमें देगा या इसमें देगा, राइट। सो इस तरह के मैप बनाना छोड़ दीजिए, इस तरह के मैप की प्रैक्टिस कीजिए, मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिल जाएगी। एंड मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है 10 सेकंड में कैसे बनाना है। सो ये अपॉर्चुनिटी है एंथ्रोपोलॉजी में, जिसको आपको यूटिलाइज करना है। ये सब आप करेंगे तो आपके 300 मार्क्स आएंगे। आप सिंपली एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल सेलेक्ट करेंगे तो 300 नहीं आएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद डायग्राम्स, वेदर या चिंपैंजी का स्कल हो या इंडिया मैप, आसानी से बन जाता है। उसके बाद वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन इज एन अमेजिंग थिंग इन एंथ्रोपोलॉजी। काफी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वैल्यू एडिशन करने की, जिसकी वजह से आपके अच्छे मार्क्स आते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। देखिए, जब आप इसे करंट अफेयर्स फॉलो करने लगेंगे तो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत सारे करंट अफेयर्स आएंगे कि अभी साउथ अफ्रीका में यहाँ पे एक नया एक स्कल मिला है, यहाँ पे एक नया फॉसिल मिला है जो एक नए एंसेस्टर का हो सकता है, यहाँ पे कुछ नई खोज हुई है, वहां पे कुछ नई खोज हुई है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कीप ऑन कमिंग, आती रहती हैं, जो आपके अपने आंसर में आप उसको एज अ केस स्टडी, एज एन एग्जांपल बॉक्स में डाल के ऐड कर सकते हैं। आपने आपका आंसर लिखा हुआ है, आपने आंसर लिखा हुआ है, और उस आंसर में आपने एक बॉक्स में ये एज अ केस स्टडी, एज एन एग्जांपल आपने ये नई खबर को ऐड कर दिया, ठीक है। केस स्टडीज और करंट अफेयर्स बहुत ही, केस स्टडी क्या होता है, जस्ट एग्जांपल को अगर मैं थोड़ा इलाबोरेट करके थोड़ा सा लंबा एक पैरा में एग्जांपल दूं तो दैट बिकम्स अ केस स्टडी। एग्जांपल में हम सिंपल एक या दो वर्ड का एग्जांपल देते हैं, और केस स्टडीज जहां पे हम डिटेल्ड एग्जांपल देते हैं वो केस स्टडी बन जाता है। सो केस स्टडीज बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है ट्राइबल इंडिया में, इंडियन ट्राइब्स को लेके या फिर कोई भी ट्राइबल प्रॉब्लम को लेके, वेदर इट इज डिस्प्लेसमेंट, उनका जो उनका लैंड्स ले लिया जा रहा है, या फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है, उस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट या पेसा एक्ट का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, या फिफ्थ सिक्स शेड्यूल में कुछ दिक्कतें हो रही हैं, या नॉर्थ ईस्ट में कुछ दिक्कत है, या सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स को कुछ दिक्कत है, साउथ इंडियन ट्राइब्स को कुछ दिक्कत है, सब कुछ के ऊपर आप थोड़ा सा गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल, हर एक प्रॉब्लम, उनका जो वेदर दे आर इनडेटेड, उनको उनके ऊपर बहुत कर्ज है ट्राइब्स के ऊपर, या उनके में बहुत अल्कोहलिज्म आ गया है, या उनके में बहुत ये क्या बोलते हैं उसको, सिकल सेल एनीमिया बहुत ज्यादा उनमें आ रहा है, या उनमें बाकी डिजीजेस, हेल्थ कंडीशंस, इंडिकेटर्स, एडुकेशन, ये सब खराब है उनके, सबके लिए आप थोड़ा सा गूगल करोगे आपको बहुत सारे केस स्टडीज मिल जाएंगे अक्रॉस द वर्ल्ड एंड फ्रॉम इंडिया। सो करंट अफेयर्स, केस स्टडीज, एग्जांपल्स बहुत ब्यूटीफुली इजिली अवेलेबल हैं एंथ्रोपोलॉजी के लिए, जो आप आंसर्स में देंगे तो आंसर्स को एक्स्ट्रा कुछ मार्क्स मिलेंगे, और ये सब करके आपके 300 से ज्यादा नंबर आएंगे। रिवाइजेबिलिटी, मैंने बोला था कि मैं रिवीजन के ऊपर फिर से बात करूंगा, मैं उसके ऊपर दोबारा आऊंगा। टू द पॉइंट क्वेश्चन, रिवाइज वाले को मैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको मैं थोड़े बाद में बताऊंगा। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, अगर आप एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस देखें, तो एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस में देखेंगे, आपने देखेंगे वहां लिखा रहेगा फॉर एग्जांपल ट्विन स्टडी मेथड, या वहां पे दिया हुआ है फॉर एग्जांपल हेरिटेबिलिटी एस्टिमेट, या वहां पे दिया हुआ है आपका अ, कुछ भी, मतलब एक टर्म दिया हुआ है एंथ्रोपोलॉजी सिलेबस में, ठीक है। व्हाट इज डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, या फिर सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सिलेबस में दिया हुआ है। क्वेश्चन में घुमा फिरा के उसको पेचीदा करके काफी एनालाइज करने के लिए क्वेश्चन नहीं आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, क्वेश्चन आएगा राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ट्विन स्टडी 10 मार्क्स का,
हेरिटेबिलिटी एस्टिमेट 10 मार्क्स का। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक जो है सिलेबस में, उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, एंड क्वेश्चंस बहुत पेचीदा घुमा फिरा के नहीं आते हैं, बिकॉज ये नया सब्जेक्ट है, इसमें इतनी ज्यादा स्टडी है, इतनी ज्यादा एनालिसिस अभी हुई नहीं है कि ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चंस, बहुत कुछ क्वेश्चंस ऑब्वियसली क्रिटिकल होते हैं, बट ज्यादातर क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कंपेयर टू मेनी अदर ऑप्शनल्स। प्लस क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। अगर आपने लास्ट 10-12 साल के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लिए, अच्छे से गुड क्वालिटी आंसर्स प्रिपेयर कर लिए, तो आपके काफी सारे क्वेश्चंस आप उसमें से आपके आने वाले एग्जाम में आप उसमें से काफी क्वेश्चंस आप आंसर कर पाएंगे। आपने जो सॉल्व किया उसमें से काफी कुछ आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में एक्चुअली सॉल्व करने में। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। सो ये सब चीजें हैं एंथ्रोपोलॉजी में। ये बाकी पेपर्स में बहुत हेल्पफुल है। इसमें जो आप जेनेटिक्स के बारे में, या फिर आप थोड़ा सा हल्का फुल्का बायोलॉजी के बारे में इसमें स्टडी करेंगे, या फैमिली के बारे में स्टडी करेंगे, या मैरिज के बारे में स्टडी करेंगे। सो फैमिली मैरिज जैसे जब आप स्टडी करेंगे तो आपका जो आंसर है, आप जब एंथ्रोपोलॉजी के लिए स्टडी किए हैं, लेकिन जब आप मेंस में लिख रहे हैं, मेंस में GS1 ले रहे हैं, मेंस का GS1 जहाँ पे सोसाइटी भी एक पार्ट है, तो सोसाइटी में आपका आंसर बाकी लोगों के आंसर से ज्यादा अच्छा होगा अगर आप सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपने वो सोसाइटी वाले पार्ट बहुत अच्छे से पढ़े होंगे एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में। वैसे ही अगर GS3 में जेनेटिक्स या नई जेनेटिक टेक्नोलॉजीज के ऊपर या वैक्सीन वैक्सीन के ऊपर कुछ क्वेश्चन आ जाता है, आपका आंसर बहुत अच्छा होगा अदर्स से, क्योंकि आपने ये चीज पढ़ा होगा, DNA टेक्नोलॉजी जेनेटिक्स ये सब आपने पढ़ा होगा एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक है। सो एंथ्रोपोलॉजी आपको दूसरे जनरल स्टडी सब्जेक्ट में बहुत हेल्प करेगा, ऐसे में बहुत हेल्प कर रहा है, बिकॉज मैंने देखा, आई हैव सीन 2 एसेज, मुझे अभी एक याद आ रहा है, दूसरा एक याद नहीं आ रहा है। अ, एकदम मैं दोनों ही भूल गया। आई हैव सीन 2 एसेज रिसेंट टाइम्स में विच आर डायरेक्टली पिक्ड अप फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ऐसा बोला था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने बोला था एंड वही लाइन उठा के ऐसे में पूछ दिया गया है। वो एक फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट का बहुत फेमस कोटेशन है जो आप एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ोगे, और वो चीज एक ऐसे में मैंने देखा। सो दोज थिंग्स आर देयर। अच्छा, एक और चीज, हाँ राइट, सो काफी हेल्प होता है आपके दूसरे GS सब्जेक्ट्स में एंथ्रोपोलॉजी अगर आपने ऑप्शनल में पढ़ा हुआ है तो। नाउ कमिंग बैक टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिवाइजेबिलिटी। जैसा कि मैंने बताया कि नंबर ऑफ बुक्स बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स है, उनको आप जल्दी से खत्म करके, बिकॉज ऐसे भी केसेस है जो प्रीलिम्स के बाद ऑप्शनल शुरू करके भी खत्म कर लिया है, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं। आपको ये नहीं करने बोल रहा हूं मैं, आप पहले से पढ़िए, लेकिन आप बहुत जल्दी 3 महीने के अंदर, आप 4 महीने के अंदर सिलेबस आराम से खत्म कर सकते हैं। और जब आप रिवाइज करने जाएंगे, रिवीजन में मजा आ जाएगा, बिकॉज अगर आपने इंपॉर्टेंट पार्ट्स, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देख के, सिलेबस को अच्छे से देख के, अगर आपने एक अपना अच्छा नोट्स बना लिया है एंथ्रोपोलॉजी का, अगर अपना ब्रीफ नोट्स बना लिया है आपने, तो एंथ्रोपोलॉजी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं। मतलब अभी आप अगर रूटीन देखेंगे, इफ यू लुक एट द रूटीन, अभी जो मेंस का रूटीन आता है, तो मेंस का रूटीन में आप देखोगे कि जनरल GS1 GS2 GS3 GS4 ऐसे एग्जाम्स है, दिन में 2-2 करके एग्जाम्स हैं। ऑप्शनल का एग्जाम के पहले 5 दिन या 6 दिन का गैप है। ये लास्ट 5-6 सालों से ऐसा हो रहा है कि यूपीएससी इज गिविंग 5-6 डेज गैप GS के एग्जाम खत्म करके और ऑप्शनल एग्जाम के पहले, बीच में 5-6 दिन का गैप मिल रहा है। एंथ्रोपोलॉजी इज द ओनली सब्जेक्ट जिसको आप उस 5 दिन में, ऑप्शनल सब्जेक्ट के पहले जो गैप मिल रहा है 5 दिन का, उसमें आप टोटली रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, नॉट वंस बट ट्वाइस। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा एंथ्रोपोलॉजी लेके पास किए हुए कई सारे टॉपर्स कहते हैं कि उन्होंने वो जो 5-6 दिन का गैप था, उसमें एंथ्रोपोलॉजी का पेपर 1 पेपर 2 दोनों को 2 बार रिवाइज किया, बिकॉज आप रिसोर्सेज बहुत कम है, उसमें से बहुत आपके अच्छे नोट्स बन जाएंगे शॉर्ट में, उसको रिवाइज कर लो आप। ऐसी रिवाइजेबिलिटी और किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट की नहीं है, एंड रिवीजन इज गोइंग टू गेट यू रैंक। आपको रिवीजन के बिना रैंक नहीं आने वाला है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड रिवीजन के बिना रैंक किसी का नहीं आता है, आपका भी नहीं आ सकता है। ये रिवाइजेबिलिटी इज द बिगेस्ट फैक्टर जो मुझे लगता है एंथ्रोपोलॉजी के लिए। दिस इज रिगार्डिंग एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल, क्यों लेना चाहिए आपको। बहुत सारे लोग रियलाइज कर चुके हैं, ले रहे हैं, आप भी लीजिए, वेदर यूपीएससी है या वेदर इट इज
स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। बहुत सारे लोग लेकिन ये सोचते हैं कि यार इतने सारे बंदे ले रहे हैं, मैं भी इसमें ले रहा हूँ, मैं भीड़ में शामिल हो जाऊंगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हर कोई एंथ्रोपोलॉजी ले रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भीड़ में होने के बावजूद भी जिसका प्रिपरेशन अच्छा है वो टॉप में आएगा। सब लोग लेंगे ऐसे ही कि एंथ्रोपोलॉजी लेना है, नंबर आ जाएंगे, एंथ्रोपोलॉजी ले लो, एंथ्रोपोलॉजी ले लो। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द गाइज विल नॉट फॉलो जो मैंने बताया, प्रॉपर डायग्राम्स प्रैक्टिस करना, नोट्स बना के रिवाइज करना, ये सब ज्यादातर लोग नहीं करेंगे, केस स्टडीज एग्जांपल्स, मेजोरिटी ऑफ देम विल नॉट डू। और जो लोग ऑप्शनल लेने के बाद ये चीज फॉलो करेंगे वो टॉप में आएंगे। भले भले 100 लोगों ने, 50 लोगों ने, 1,500 2,000 लोगों ने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल ले लिया हो, लेकिन वो 5 10 12 बंदे जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है वो टॉप पे रहेंगे। भले 1 लाख लोग एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट ले लें, चिंता की बात नहीं है। आप लीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। डोंट वरी कि बाकी लोग भी ले रहे हैं तो यार, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट लाइक फैशन की यार मैंने टी शर्ट जो खरीदा उसने भी खरीद लिया, सेम टी शर्ट, यार मजा नहीं आएगा। नहीं, दिस इज नॉट फैशन, दिस इज यूपीएससी। तो उसके लिए मत डरिए। आपको अच्छा लगे सब्जेक्ट तो चूज कीजिए, गो थ्रू द सिलेबस, इफ यू लाइक द सिलेबस गो थ्रू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, अगर देख के मजा आ रहा है टेक द सब्जेक्ट, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, यू विल नॉट रिग्रेट इफ यू पुट इन द एफर्ट। एंड सो ये था पहला वीडियो जहां पे मैंने इंट्रोड्यूस किया एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल को एंड व्हाई एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। आने वाले वीडियोस में हम एक और इंट्रोडक्शन लेंगे जहां पे मैं सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा कि सिलेबस में क्या क्या पार्ट्स हैं, ठीक है, और कौन से पार्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है। वो करने के बाद उसके बाद थर्ड वीडियो से हम घुस जाएंगे, सिलेबस कवर करेंगे, यूनिट 1.1 1.2 ऐसे करके पूरा पेपर 1 पूरा पेपर 2 कवर करूंगा मैं। इंटायर एंथ्रोपोलॉजी सिलेबस इज गोइंग टू बी फ्री। पूरा एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस कवर्ड रहेगा विद गुड क्वालिटी लेक्चर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री रहेगा ये। इसके लिए आपको पेमेंट नहीं करनी है, सिर्फ वीडियोस को देखना है, नोट्स बनाने हैं, और वीडियोस को बार बार देखना है, नोट्स बनाने हैं, बस, दैट्स इट। फाइन गाइस। सो और हो सके तो बाद में मैं टेस्ट सीरीज भी रोल आउट कर दूंगा, बाद में टेस्ट सीरीज भी कर लेंगे थोड़ा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। एंड या सो दैट इज इट, ये वीडियो रहा आज का एंथ्रोपोलॉजी का पहला वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल करना बहुत जरूरी है। और यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय।